हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टर्म टू की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियो रहने वाली है। तो आपके कंप्लीट सिलेबस का क्विक रिवीजन करने वाले 10 मिनट में। तो आगे आने वाली 10 से 15 मिनट आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भैया ध्यान से सुनना, फुल रिवीजन है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मैंने छोड़ा। इसमें हर एक चीज़ को इंक्लूड करा गया, वो भी फास्ट रिवीजन करेंगे। 10 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के कन्वर्जन की बात। तो देखिए इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें सेड टू को आपको कन्वर्ट कर देना है टोल्ड में, और से को कन्वर्ट कर देना है टेल में। और उसी के साथ में अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ में अगर सब्जेक्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज इसको काम में ले लेना है। देन फिर इसके बाद जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि जो वर्ब्स होते हैं डायरेक्ट के अंदर, जैसे कि जस्ट है तो जस्ट को कन्वर्जन होगा वो होगा देन में। उसी के साथ में जो नाउ होता है उसका भी कन्वर्जन होता है देन में। फिर कैन को आपको कन्वर्ट करना है कुड के अंदर, विल को कन्वर्ट करना है वुड में, और एगो को कन्वर्ट करना है बिफोर में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे कि यस्टरडे हो गई, यस्टरडे को आपको लिखना होगा कि द प्रीवियस डे। उसी तरीके से जैसे कि अगर बात करें टुमारो को, तो आपको टुमारो को लिखना है कि द नेक्स्ट डे। इस तरीके से आप लोग को एज इट इज नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। देन फिर इसके बाद में अगर जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है वो अगर होगी प्रेजेंट टेंस में, तो उसको सिंपल सा कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में। और इसमें जो सेकंड वर्ब आपको काम में लेनी है, जैसे कि अगर फर्स्ट वर्ब है जैसे कि राइट है, तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना है सेकंड वर्ब में जो कि होता है रोट। फिर इसके बाद में जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर, और जो वर्ब रहती है वैसी रहती है, लेकिन इसमें जो कन्वर्जन होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, जो कि हो जाएगी वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगी, वो होगी सिंगुलर। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड्स रिटन। तो इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि हैज की जगह पर हटा करके हैड लगा देना है। इसमें याद रखना कि जो वर्ब में कन्वर्जन होता है वो होता है बस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, और उसके अलावा किसी में भी वर्ब में कन्वर्जन नहीं होता। और अगर जो डायरेक्ट स्पीच है वो हो सिंपल पास्ट में, जैसे कि सिंपल पास्ट में गिवन है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। तो आप पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब को तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसी के साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वो लगा देना है हेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उसी के साथ में एक और पॉइंट है कि जब कभी भी मस्ट हो, अगर मस्ट है तो मस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो हेड टू के अंदर, और अगर एज इट इज छोड़ दो तो भी गलत नहीं होगा। फिर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ में या फिर फैक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर है कि हॉनेस्टी इज एंड द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। तो अब जब ये फैक्ट है तो फैक्ट के अंदर एज इट इज लिखना है कि यहाँ पे ना तो आपको इसको चेंज करना है, इसको जैसे कि हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको एज इट इज रखना है। तो इसमें आ जाएगा कि माई टीचर सेड हॉनेस्टी इज एंड द बेस्ट पॉलिसी। तो इसकी जो इनडायरेक्ट रहने वाली वो रहने वाली है कि माई टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में आते हैं डिटर्मिनर्स। तो अब देखिए डिटर्मिनर्स के अंदर आपको ये याद रखना है कि डिटर्मिनर्स को लगाते कहाँ पे हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले लगाना है। नाउन से क्या लगाना है, नाउन से पहले लगेंगे डिटर्मिनर्स। तो ये एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कई बार एरर आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि नाउन के बाद में आप लगाएंगे या फिर पहले लगाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि आपको नाउन से पहले इसे लगाना है। और इसमें जो डिटर्मिनर सबसे ज्यादा काम के हैं वो होते हैं यहाँ पर आर्टिकल। तो अब देखिए आर्टिकल तीन तरीके के होते हैं, ए, एन और द। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बात है कि इसमें क्या है, ए और एन क्या है और द क्या है। तो देखिए यहाँ पर ए और एन जो है ये होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग बताइए कि जो मैन है, मैन के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक आंसर दीजिए। तब देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए मैन। अब देखो ये क्यों हुआ, इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो काउंटेबल है या फिर नॉन काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो उसके आगे ए और एन लगाएंगे। तो मैन को क्या हम काउंट कर सकते हैं, हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि 100 आदमी खड़े हैं, 200 आदमी खड़े हैं, 1000 आदमी खड़े हैं, आसानी से काउंट करा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लगा देंगे ए और एन। अब उसके बाद में ए और एन में से कौन सी फॉर्म आएगी, तो अब देखो इसके अंदर ए किसके लिए आता है, वो आता है कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वो
वोवल्स को छोड़ करके सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और इनको छोड़ करके सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और उसके लिए आपको लगा देना है ए। और जिनके अंदर की साउंड आए यू का, जैसे कि इसके अंदर जैसे कि साउंड आ रहा है यू का, तो वहाँ पर भी क्या लगाना है कि वहाँ पर चाहे से वोवल होगा, फिर भी अगर उसके अंदर साउंड आ रहा है यू का, वा का, तो वहाँ पर क्या लगा देना है, ए लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूलॉजी। फिर इसी तरीके से अगर वोवल की बात करें तो वोवल साउंड में जैसे कि एन एम पी, एन एफ आई आर, एन एक्स आर, और फिर उसके बाद में एन आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एन लगाना है, और उसी के साथ में द कहाँ पर लगाओगे, द वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर डेफिनेट होगा, मतलब कोई भी एक चीज़ यूनिक है कि वो बस एक ही है उस जगह के ऊपर, तो क्या होगा, उसके लिए हम लगाएंगे द। तो ये बात याद रखना कि द किसके लिए लगता है कि स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि शी गॉट द जॉब, तो यहाँ पर जॉब क्या है, एक पर्टिकुलर है, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग होगी या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज होगी, तो उसके लिए क्या लगा दिया जाएगा, वो लगा दिया जाएगा द। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ क्वेश्चन तो नहीं है, ये है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि ए और जो एन होते हैं ये प्लुरल नाउन के लिए नहीं लगाए जाएंगे। ये याद रखना कि प्लुरल अगर नाउन है तो वहां पर ए और एन नहीं लगाएंगे, सीधा द लगा देना। अब उसके बाद में जो द होता है उसको यूज करा जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, जो कि डिनोट करता है पूरी क्लास को। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द काउ इज एन डोमेस्टिक एनिमल, तो अब यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है द, और जो काउ है ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरी डोमेस्टिक एनिमल की क्लास को, तो इसके लिए क्या लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा द। ठीक है, इसी तरीके से आपको कुछ और हैं डिटर्मिनेंट जिनका याद रखना है। जैसे कि अब इसमें है मैनी और मच, तो अभी मैनी कहाँ पर लगता है और मच कहाँ पर लगता है। मैनी रिप्रेजेंटेशन में जब कभी भी नंबर्स की बात आएगी, जैसे कि तुम्हारे पास में कितने पेन है, हाउ मैनी पेन्स आर यू हैविंग, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा मैनी। और मच का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मच के अंदर क्या है कि हाउ मच फूड इज लेफ्ट, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आटा होता है उसको काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे फूड की बात करें तो उसको अनकाउंटेबल माना जाएगा। तो जो कि अनकाउंटेबल होगा उसको क्या बोलेंगे भैया, उसके लिए लगा देंगे हम मच। फिर इसके बाद में आता है ईच, आइदर, नाइदर, ईच और एवरीवन, इनके लिए क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिए जाते हैं। और इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि लेटर किसके लिए काम में लिया जाएगा। लेटर यूज में लिया जाता है कि आफ्टर द यूजुअल टाइम, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम हो गया उसके लिए यूज में लिया जाएगा। और लेटेस्ट लिया जाता है कि अभी जो हुआ था, मतलब कि लास्ट टू नाउ ओनली। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अनदर और एनी अदर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अदर पैरेलल के लिए यूज में लिया जाता है तो एनी, अनदर जो होता है वो लिया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। अगर अब ये इसमें गलती ये हो सकती है, आपको ये लगेगा कि अनदर जो होता है वो अगर सिंगुलर है तो अदर जो होता है वो सिंगुलर ही होगा, लेकिन नहीं, अदर पैरेलल के लिए काम में लिया जाएगा, और जो सिंगुलर होता है वो लिया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। देन फिर इसके बाद में जो एनी अदर होता है, एनी अदर का मीनिंग ये होता है कि बोथ सिंगुलर्स एंड प्लुरल नाउन इज हैविंग इन नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों के केस में लिया जाता है, सिंगुलर और प्लुरल के दोनों के केस में लिया जा सकता है जब वो नेगेटिव सेंटेंस में हो। देन फिर इसके बाद में रिवाइज करते हैं हम लोग टेंस को। अब देखो टेंस के अंदर क्या है, आप लोगों को क्या रिवाइज करना है, इसमें याद रखना है कि कौन सी फॉर्म होती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंपल सा फंड है कि फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ में जो वर्ब है वर्ब में लगा दिया जाएगा एस और ई एस। अब एस यहाँ पर किसके लिए होता है, एस होता है सिंगुलर के लिए। ये याद रख लेना कि एस सिंगुलर के लिए होता है, क्योंकि सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है तो एस के लिए सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 फॉर्म लगती हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती हैं इज, एम और आर। तो इसमें जो इज होता है वो लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आप याद रख लेना कि सिंगुलर अगर है तो वहां पे लगाया जाएगा इज। और एम किसके साथ में लगाया जाता है, एम लगाया जाता है आई के साथ में। आई के साथ में हमेशा याद रखना कि एम लगेगा, और आर लगता है प्लुरल के साथ में, और फिर उसके साथ में होती है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आई एन जी लगा होता है। फिर इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो वहां पर हैज और हैव लगाना, और उसी के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिएगा। इसी तरीके से पास्ट की अगर बात करें तो इसमें सेकंड फॉर्म होती है एस और ई एस नहीं होती, सिंपल सी सेकंड फॉर्म रहेगी। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉज और वर। तो यहाँ पे जो वॉज होता है ये होता है सिंगुलर के लिए, वर होता है ये होता है प्लुरल के लिए, और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और आई एन जी लगती है। जो सेकंड फॉर्म होती है वो बस इसमें होती है कंटिन्यूअस में। हमेशा याद रखना कि चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी के अंदर क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसी के साथ में आई एन जी लगा होता है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें कि
पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हेड लगाना है, सिंपल सा बस एक ही होता है, वो होता है हेड और उसके साथ में थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। फिर इसके बाद में अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर लगाया जाता है विल और शेल और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म रहती है वर्ब की। फिर कंटिन्यूस की अगर बात करें तो यहाँ पे लगाया जाता है विल बी प्लस ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ ING। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ING, इसको लिख लेना। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो ये होता है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे इसको लिखना है। अब अगर बात करें प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट में जब हैज़ और हैव लगाया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसके साथ में ING लगा होता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है, इसमें मैंने ये गलत लिख दिया, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो होता है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये तो क्या है कि ये तो फॉर्मेट है किसका, हमारी उसका कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का तो फॉर्मेट यही रहता है कि फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके साथ में ING लगा देना है, सिंपल सा आंख बंद करके। फिर इसके बाद में फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर के लिए आपको लगाना है विल हैव लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ ING। फिर इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं एरर करेक्शन। तो अब देखिए एरर करेक्शन के अंदर 3 चीज़ें चेक करनी है आपको। जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर 3 ही एरर बनाता है एग्जामिनर। फर्स्ट जो एरर बनाया जाता है वो बनाया जाता है उसकी वर्ब में, कि उसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब नहीं होगी। जैसे कि एस है तो उसकी जगह पर क्या कर देगा, वो ES लगा देगा। तो आपको उसको वर्ब को करेक्ट करना है, या फिर वर्ब ही गलत दे देगा कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए तो वो उसकी जगह पर सेकंड वर्ब काम में ले लेगा, सेकंड फॉर्म लगा देगा। तो ये सबसे फर्स्ट चेक करना है कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इसके अंदर सेकंड जो चेक करना होता है वो करना होता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इन दो में ही सबसे ज़्यादा एरर करता है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब में आपको ये याद रखना है कि कौन से सिंगुलर है या फिर पैरेलल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट पैरेलल है तो पैरेलल होनी चाहिए। तो अब सिंगुलर वर्ब के लिए क्या क्या होते हैं, जैसे कि वो होते हैं वॉज हो गया, हैज़ हो गया, एम हो गया, डज हो गया, इज हो गया। तो ये होते हैं सिंगुलर के लिए। फिर इसी तरीके से अगर पैरेलल के लिए बात करें तो यहाँ पर होता है हैव हो गया, आर हो गया, वर हो गया, डू हो गया। तो ये होते हैं पैरेलल के लिए। देन फिर इसके बाद में जो थर्ड आपको चेक करना है वो करना है आर्टिकल का, कि सबसे ज़्यादा एरर इसी में भी होते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर वो गलत कर देते कि जैसे कि ए की जगह पर द लगा देंगे, द की जगह पर ए लगा देंगे। तो ये आपको आना चाहिए कि द किसके लिए काम में लिया जाएगा, डेफिनाइट के लिए। मतलब कि एक चीज़ डेफिनेट है मतलब है वो, जैसे यूनिक है बस एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। और ए और एन जो लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि एयर के साथ में क्या लगेगा, एयर के साथ में एन लगेगा या फिर इसके साथ में द लगेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा या फिर द लगेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक स्टूडेंट से आंसर चाहिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इसमें आपको याद रखना है इसमें कि कैन को कहाँ पर काम में लेते हैं, कुड को कहाँ पर काम में लेते हैं। तो अगर बात करें कि कैन को कहाँ पर काम में लेते हैं, जिसके अंदर कि आपको परमिशन चाहिए होती है या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, वहाँ पर कैन को काम में लेंगे। और कुड को कहाँ पर काम में लेंगे, जहाँ पर कि आपकी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर किसको काम में लेंगे, उसको लेंगे कुड को। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर शुड में और मस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो शुड में ये होता है कि एक्शन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन वो नेसेसरी नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंदर ये नेसेसरी नहीं है, कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि इसमें ऐसा करना चाहिए। बेस्ट है आप लोगों के लिए एक्शन आपको करना चाहिए। लेकिन मस्ट में क्या होता है, जिसके अंदर की एक्शन और ड्यूटीज जो होती हैं वो कंपल्सरी होते हैं। जैसे कि आपको ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाना है, तो मस्ट वाली कंडीशन है, तो इसके लिए मस्ट लगाया जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं राइटिंग सेक्शन की तरफ, जो कि है भैया लेटर ऑफ इंक्वायरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लेना इसका फॉर्मेट, ऐसा कैसा लिख के भी आ जाओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब फर्स्ट आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी में आपको लिखना है कि सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही एड्रेस लिखना है। देन फिर इसके बाद में डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट ये रहना चाहिए कि 27 अप्रैल, मैं बता रहा हूँ डेट का फॉर्मेट याद कर लेना, 2022 ये होना चाहिए डेट का फॉर्मेट।
फिर इसके बाद में आता है कि सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में मतलब कि रिसीवर एड्रेस होता है, ये रिसीवर एड्रेस। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा डेजिग्नेशन की, जो जिसके साथ में इंक्वायरी कर रहे हैं वो क्या है, मैनेजर है या फिर उसका सेल्स मैनेजर है या फिर प्रिंसिपल है उस स्कूल का या फिर पूरा का पूरा चेयरमैन है, जो भी है उनका डेजिग्नेशन लिखना है। फिर उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, फिर उसके बाद में एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर इसके बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। और देखिए सब्जेक्ट को आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। कुछ में क्या करा जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और कुछ में सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे, दोनों ही सही माने जाएंगे। और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख दीजिएगा और इसको 3 पैराग्राफ में स्प्लिट करना है। सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको अपना इंट्रो देना है कि आप किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं, आपको कैसे इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता लगा और क्या चाहते हैं आप। तो आपको सबसे पहले लिखना है इसमें अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि आई वुड लाइक टू सर्टेन इंक्वायरी। तो अब उस इंक्वायरी में आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं कि ड्यूरेशन ऑफ, अगर कोर्सेज के बारे में कर रहे हैं तो क्या क्या कोर्सेज की ड्यूरेशन है, कितनी फीस रहेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या अगर कोई गर्ल है तो गर्ल कितने बैचेस हैं, गर्ल के लिए सेपरेट बैच है या फिर नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें पूछनी है। कम से कम 4 पॉइंट तो इसमें इंक्वायरी के आपके होने ही चाहिए। देन फिर इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर कि आपको अपना थैंक्स मेंशन करना होगा कि आप बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे कि आप इसका रिप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लाइन लिखी हुई है एज इट इज़, ये भी लिख करके आ सकते हो कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी दैट ब्राउचर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म सो दैट आई कुड रजिस्टर। ये क्या है, ये कोर्स के लिए, तो कोर्स का अगर आता है तो आप कोर्स में ये जरूर से लिख दीजिएगा और लास्ट में योर्स फेथफुली और जो भी आपको नाम गिवन है क्वेश्चन में वो लिख देना है। फिर इसके बाद में आता है लेटर ऑफ ऑर्डर की, एक तरीके से आपको ऑर्डर देना है। तो वही फॉर्मेट रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में रिसीवर्स का एड्रेस और लास्ट में आता है यहाँ पर कि इसका क्या फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट रहेगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको इसमें जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो ये करनी है कि लिस्ट ऑफ आइटम क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, लिस्ट जरूर से बनाइएगा और कौन सी डेट को आपको ऑर्डर चाहिए। कि जैसे कि आप अगर आज 27 को लिख रहे हैं तो आप लिख देना कि मेरे को 27 ऑफ मई को चाहिए। तो ठीक है, ये आप लिख देना कि 27 ऑफ मई तक मुझे ये चाहिए। फिर उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा और क्या आप डिस्काउंट प्रोवाइड, वैलिड डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दीजिए। फिर उसके बाद में योर्स फेथफुली नेम और डेजिग्नेशन, इस तरीके से आपको लिखना है। और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना ताकि उनका भी कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।